हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत करते हैं आप सभी का फिक्स टारगेट 2.0 परिवार के एक और नई वीडियो में। जितने भी स्टूडेंट मिथिला यूनिवर्सिटी से डिग्री पार्ट 2 का एग्जामिनेशंस 2024 में देने वाले हैं, तो आप सभी बच्चों के लिए आज की क्लास काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम आज के इस क्लास में 50 मार्क वाला जो अनन्य हिंदी है, इसके रिलेटेड 50 क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। और ये क्वेश्चंस जो है भाई साहब, साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स तीनों संकाय के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है। वैसे ये जो क्वेश्चंस 50 क्वेश्चंस आपको कराऊंगा, ये क्वेश्चंस 2023 में पूछा गया है साइंस और कॉमर्स वाले बच्चों से। तो अब इसका मतलब ये मत समझ जाइएगा कि केवल साइंस और कॉमर्स वालों को ही पढ़ना है, ये आर्ट्स वाले भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे आर्ट्स में पूछा जा सकता है और बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो साइंस कॉमर्स में भी पूछा जा सकता है। नन हिंदी का सिलेबस कोई बड़ा सिलेबस तो है नहीं, छोटा सा सिलेबस है और उसी में से क्वेश्चंस आता है, ठीक है। तो आप पीवाईक्यू को अगर ढंग से कर लीजिएगा तो बहुत सारे क्वेश्चंस 50 में से कवर हो जाएंगे। और हमारा जो संकल्प बैच आने वाला है, ठीक है, संकल्प बैच को अगर आप कंप्लीट रूप से कर लेते हैं तो पूरी गारंटी है आप 50 में 50 करोगे इस सब्जेक्ट में, ठीक है। चलिए क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। एक बार आप लोग सेशन को लाइक नहीं किए हैं, लाइक कर दीजिए, अपने सभी दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए ताकि सारे बच्चों को हेल्प मिल जाए। और चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिएगा ताकि आपका एक प्यारा सा सपोर्ट हमें भी मिल जाएगा, ठीक है। आइए क्वेश्चंस पर बात करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चंस को ध्यान से देखना। क्वेश्चंस क्या कह रहा है? क्वेश्चंस कह रहा है कि त्रयी के रचनाकार हैं। त्रयी जो है एक प्रकार का काव्य है। त्रयी क्या है? एक प्रकार का काव्य रचना है। और इसको किसके द्वारा लिखा गया है? तो आप कहोगे सर जानकी वल्लभ शास्त्री के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। आगे क्वेश्चंस कहता है कि संविधान सभा में राजभाषा हिंदी के पक्ष में कितने मत पड़े थे? राजभाषा हिंदी, इसके लिए संविधान सभा में जो वोटिंग हुई थी तो कुल मिलाकर इसमें कितने मत पड़े थे भाई साहब? राजभाषा हिंदी को लेकर 78 मत पड़े हुए थे। अगला क्वेश्चंस कहता है हिंदी भारत की है राजभाषा या फिर संपर्क भाषा या फिर राष्ट्रभाषा या फिर ए और बी दोनों? यहां पर ध्यान से समझना मेरी बात। बहुत सारे बच्चे यहां गलती करते हैं। गलती क्या करते हैं? जैसे ही देखा हिंदी भारत की है तो राष्ट्रभाषा, ठीक है, लेकिन यह हो जाएगा गलत। कहोगे क्यों? तो भारतीय संविधान में जो हिंदी के बारे में बताया गया है, हिंदी को भारतीय संविधान में राजभाषा कहा गया है। क्या कहा गया है मेरे भाई? राजभाषा माना गया है, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चंस पर बात करते हैं। देखो अगला क्वेश्चंस कहता है हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस, ये क्वेश्चंस मैंने आपको कल की क्लास में भी करवाया था, ठीक है। अगर आपने क्लास देखा तो फटाफट से एक बार आप लोग कमेंट करके बता दीजिए कि भारत में हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। और अंतरराष्ट्रीय हिंदी दिवस, ये भी बताया था मैंने आपको, अंतरराष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। इस दोनों क्वेश्चंस का आंसर आप लोग कमेंट में छाप दीजिए। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस पर। आपका अगला नंबर क्वेश्चंस यहां क्या कह रहा है, समझो ध्यान से। क्वेश्चंस है कि संविधान में राजभाषा संबंधी प्रावधान उपबंधित है, यानी कि भारत का जो संविधान है इसमें राजभाषा संबंधी जो है बातें कहां कही गई है? भाग नंबर 17 में, भाग नंबर 22 में, भाग नंबर 21 में, भाग नंबर 19 में। तो आपका जवाब होगा सर भाग नंबर 17 में राजभाषा संबंधी प्रावधान किए गए हैं। आगे चलिए आप लोग कमेंट करके बताइए कि भारतीय संविधान के किस अनुसूची में, भारतीय संविधान के किस अनुसूची में भाषा संबंधी प्रावधान है? फटाफट से आप लोग कमेंट करके बताइए, कमेंट में छाप दीजिए, देखते हैं कितने बच्चे का आंसर सही आता है। अगले क्वेश्चंस पर चर्चा करते हैं। क्वेश्चंस कहता है कि प्रथम राजभाषा आयोग में सदस्यों की संख्या कितनी थी? जब पहली बार राजभाषा आयोग गठित की गई तो उसमें सदस्यों की संख्या कितनी थी? आपका जवाब होगा सर 20 सदस्यों की संख्या थी। अगला क्वेश्चंस कहता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का हिंदी अनुवाद क्या होता है? ऑर्डिनरी का मतलब होता है साधारण। ऑर्डिनरी का मतलब क्या होता है? साधारण। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का मतलब क्या होता है मेरे भाई? असाधारण। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, असाधारण, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चंस कहता है एक्सटेंशन का हिंदी अनुवाद क्या है? एक्सटेंशन, एक्सटेंशन की अगर बात करते हैं तो छोटा करना ये तो नहीं होता। एक्सटेंशन का मतलब विस्तार करना होता है, बढ़ाना होता है, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी और सी दोनों हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चंस क्या है? तो आपका नेक्स्ट नंबर क्वेश्चंस कहता है एम्प्लॉयर का हिंदी अनुवाद क्या होता है? एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर की बात करते हैं तो भाई साहब ये होता है नियोक्ता। क्या होता है? नियोक्ता, ठीक है। आगे देखो क्वेश्चंस कहता है कि एम्बेसी का अर्थ क्या होता है? एम्बेसी, एम्बेसी की बात करते हैं तो यह होता है भाई साहब राजदूतावास। राजदूतावास को हिंदी में क्या, इंग्लिश में क्या कहते हैं? एम्बेसी। आगे कहता है क्वेश्चंस कि इंडोर्समेंट का हिंदी अनुवाद क्या होता है? इंडोर्समेंट, इंडोर्समेंट को हम लोग हिंदी में कहते हैं मेरे भाई क्या? तो समर्थन कहते हैं। इंडोर्समेंट माने समर्थन होता है। अगला क्वेश्चन है डेक्लेरेशन। डेक्लेरेशन का क्या अर्थ होता है? आप कहोगे सर डेक्लेरेशन का अर्थ होता है यहां पर घोषणा। इसके बाद अगला क्वेश्चन कहता है डिस्पैरिटी का अर्थ क्या होता है? डिस्पैरिटी को हिंदी में क्या कहते हैं? आप कहोगे असमानता कहते हैं, डिस्पैरिटी, असमानता। आगे बढ़ते हैं। देखो अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन यहां पर कर रहा है एस्टेब्लिशमेंट।
ठीक है। एस्टेब्लिशमेंट का हिंदी क्या होता है? तो एस्टेब्लिशमेंट को हम लोग कहते हैं स्थापना, हिंदी में क्या कहते हैं? स्थापना करना। ठीक है। आगे कहता है फंडामेंटल का हिंदी अनुवाद क्या होता है? फंडामेंटल, फंडामेंटल यानी कि मौलिक। ठीक है, फंडामेंटल का अर्थ क्या होता है? मौलिक होता है। इसके बाद है गेजेटेड ऑफिसर। गेजेटेड ऑफिसर को हम लोग कहते हैं राजपत्रित अधिकारी। क्या कहते हैं? गेजेटेड ऑफिसर को क्या कहते हैं? राजपत्रित अधिकारी। और यहीं पर पूछा जा सकता है गैजेट का अर्थ क्या होता है? तो आप कहोगे सर गैजेट का अर्थ होता है राजपत्र, जो कि कल की क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था। आगे कहता है क्वेश्चन फाउंडेशन का हिंदी अनुवाद क्या है? तो फाउंडेशन का अर्थ होता है स्थापना। फाउंडेशन का अर्थ क्या होता है? स्थापना। अब आइए आगे बात करते हैं। देखो व्याकरण से क्वेश्चंस आ जाता है और यहां पर आपसे कुछ मुहावरे पूछे जाते हैं। जैसे कि क्वेश्चंस पूछा गया कान फूंकना का अर्थ क्या होगा? कान फूंकना मुहावरा का अर्थ क्या हो जाता है? तो देखो कान फूंकना का मतलब है किसी के साथ जाकर के चुगली करना, चुपके से जाकर के किसी की शिकायत करना, है ना। तो यहां पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। आगे कहता है गंगा नहाना। गंगा नहाना का क्या अर्थ होता है? तो गंगा नहाना यानी कि कठिन कार्य पूरा कर लेना। जब कठिन कार्य पूरा हो जाता है तो क्या कहते हो? हमने तो अब गंगा नहा लिया। ठीक है। आगे कहता है क्वेश्चंस कि खून पसीना एक करना। खून पसीना एक करना मतलब बहुत ज्यादा परिश्रम करना, यही ना, कड़ी मेहनत करना। खून पसीना एक करके हमने क्या किया? मेहनत किया, तभी जाकर हमें सफलता मिली। ये कहते हैं कि नहीं कहते? आगे कहता है क्वेश्चंस कि चंडाल चौकड़ी मुहावरा का क्या अर्थ होता है? चंडाल चौकड़ी, चंडाल चौकड़ी का अर्थ होता है भाई साहब निकम्मे बदमाशों का समूह, है ना, चंडाल चौकड़ी। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है गुड़ गोबर कर देना। गुड़ गोबर कर देने का मतलब सब कुछ बिगाड़ देना, बना बनाया काम क्या कर देना? बिगाड़ देना, है ना। आगे कहता है क्वेश्चन देखो ठगा सा जवाब देना। ठगा सा जवाब देना मुहावरा का क्या अर्थ होगा? तो आप कहोगे सर उलझा कर रखना। ठीक है, यानी कि न कि कुछ कोई भी बातें अगर कह रहे हैं तो बिल्कुल क्लियर मत बताना। ठीक है, वह हो गया आपका ठगा सा जवाब देना। आगे कहता है डकार जाना। डकार जाना का मतलब क्या होता है? डकार जाना का मतलब हजम कर जाना, यानी कि देखते हो बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं, अगर कोई किसी को बेईमानी करने का मन होता है तो क्या करता है? बहुत सारी संपत्ति को डकार जाता है, हजम कर जाता है। आगे देखो क्वेश्चंस क्या कहता है? दूध का धुला होना। दूध का धुला होना मतलब क्या होता है भाई? आप कहोगे सर निर्दोष होना। दूध का धुला होना मतलब क्या कहते हैं? निर्दोष होना। चलो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चंस। अब आपके बुक से रिलेटेड क्वेश्चंस है। क्वेश्चंस यहां पर 26 नंबर कह रहा है संजीवनी किस विधा की रचना है? संजीवनी जो है भाई साहब एक प्रकार का क्या है? तो खंड काव्य है। संजीवनी क्या है? एक खंड काव्य है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, आपका नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है संजीवनी के रचनाकार कौन है? संजीवनी को किसने लिखा है? यह सब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, याद रखिएगा। संजीवनी को आरसी प्रसाद सिंह के द्वारा लिखा गया है। अगला क्वेश्चन कहता है संजीवनी में कुल कितने सर्ग हैं? स्टार लगाइए। संजीवनी में सर्गों की संख्या पूछी जाए, आप कहोगे सर 9 सर्ग हैं। संजीवनी में कितने सर्ग हैं? तो कुल मिलाकर 9 सर्ग हैं। अगला क्वेश्चन कहता है संजीवनी के पात्र हैं। यहां पर कौन कौन से ऐसे पात्र हैं जो संजीवनी के हैं? तो संजीवनी में देवयानी भी है, शुक्राचार्य भी है, बृहस्पति भी है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बिल्कुल यहां पर डी सही हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है कच्छ की प्रेमिका कौन थी? कच्छ की प्रेमिका देवयानी थी। ठीक है, कच्छ की प्रेमिका कौन थी? देवयानी थी। आपका नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कहता है कि संजीवनी की कथा का आधार क्या है? संजीवनी कथा जो लिखा गया है वह किस पर आधारित है? आप कहोगे सर देवासुर संग्राम पर लिखा गया। किस पर लिखा गया है? देवासुर संग्राम के आधार पर जो है संजीवनी को लिखा गया है। आगे बढ़ते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन यहां पर कह रहा है देवयानी किसकी पुत्री थी? स्टार लगाइए, ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। देवयानी किसकी पुत्री थी? तो शुक्राचार्य की पुत्री थी। किसकी प्रेमिका थी? आप लोग कमेंट करके बताइए फटाफट से। आगे क्वेश्चन कहता है संजीवनी का उपयोग प्राचीन युग में किस क्षेत्र में किया जाता? ठीक है, संजीवनी जो है इसका उपयोग प्राचीन युग में किस क्षेत्र में किया जाता था? तो आप कहोगे सर चिकित्सा क्षेत्र में किया जाता था। क्योंकि आपने देखा होगा कि रामायण में जब लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे तो हनुमान जी के द्वारा कौन सी बूटी लाया गया था? संजीवनी बूटी लाया गया था और उससे इलाज करके जीवित किया गया था। किया गया था कि नहीं किया गया था? तो इसीलिए चिकित्सा के लिए हम लोग संजीवनी का उपयोग करते थे। आगे क्वेश्चन कहता है संजीवनी में चित्रित है। संजीवनी में क्या क्या चित्रित है इसके बारे में बताना है। तो यहां पर देवयानी और कच्छ का प्रेम कथा वर्णित है संजीवनी में। आगे कहता है क्वेश्चन कागज की नाव किसकी कृति है? स्टार लगाइएगा, ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया है। कागज की नाव, कागज की नाव की अगर बात करते हैं तो भाई साहब यह आरसी प्रसाद सिंह के द्वारा लिखा गया है। अगला क्वेश्चन कहता है अनमोल वचन किसकी कृति है? अनमोल वचन ये भाई साहब यहां पर जानकी वल्लभ शास्त्री नहीं लिखा गया इसके द्वारा, आरसी प्रसाद सिंह के द्वारा भी नहीं लिखा गया, निराला जी के द्वारा भी नहीं लिखा गया,
नहीं सॉरी, यहां पर आरसी प्रसाद सिंह के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा? अनमोल वचन आरसी प्रसाद सिंह के द्वारा लिखा गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी इसका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला नंबर क्वेश्चन कहता है आरसी प्रसाद सिंह ख्यात है। आरसी प्रसाद सिंह किसके लिए ख्याति प्राप्त किए हैं? तो आप कहोगे सर यौवन और प्रेम के कवि के रूप में जो है आरसी प्रसाद सिंह ने अपनी ख्याति प्राप्त की है। अगला क्वेश्चन, पासानी के कवि कौन है? पासानी किसके द्वारा लिखा गया है? आप कहोगे सर यह जो लिखा गया जानकी वल्लभ शास्त्री के द्वारा लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है पासानी में संगीतकारों की संख्या, स्टार लगाइए। पासानी में 5 संगीतकारों की संख्या है। आगे बढ़ें, देखो अगला क्वेश्चन आपका 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पासानी की संगीतिका में से नहीं है, यानी कि इसमें से कौन ऐसा है जो पासानी की संगीतिका में शामिल नहीं है? तो यहां पर आपका ऑप्शन उर्वशी जो है ये भाई साहब आपका पासानी की संगीतिका में शामिल नहीं है। अगला देखो क्वेश्चंस, अगला क्वेश्चन है पुरूरबा किस संगीतिका का पात्र है? पुरूरबा ये भाई साहब आपके उर्वशी का पात्र है। किसका पात्र है? पात्र वाला एक सीरीज करवा दूंगा मैं संकल्प सीरीज में, वहां से पूरा कवर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है पासानी के पात्र कौन नहीं है? गौतम, अहिल्या या फिर इंद्र? तो याद रखिए यहां पर जो है पासानी में आपको गौतम ऋषि भी मिलेंगे, अहिल्या भी मिलेगी, इंद्र भी मिलेगा, यानी कि इनमें से कोई नहीं इसका ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन है किसान किस संगीतिका का पात्र है? किसान क्या पूछ रहा है? किसान किस संगीतिका का पात्र है? तो आप कहोगे सर यह बासंती का है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? आपका नेक्स्ट नंबर कहता है कि योगी किस संगीतिका का पात्र है? योगी, तो योगी जो है भाई साहब ये आपका उर्वशी संगीतिका का पात्र है। आगे बढ़ते हैं, देखो अगला क्वेश्चन क्या है? पतझड़ किस संगीतिका का पात्र है भाई? तो यह वासंती का पात्र है पतझड़। और कहता है पासानी किस विधा की रचना है? पासानी, पासानी जो है भाई साहब ये आपके गीति नाट्य शास्त्र है। क्या है? गीति नाट्य शास्त्र है। आगे देखते हैं क्वेश्चंस क्या है। अगला क्वेश्चंस कहता है कि मंजीर संगीतिका, मंजीर नहीं होगा मंजरी होगा यहां पर। ठीक है, मंजरी क्या होगा? मंजरी होगा। मंजरी संगीतिका में दृश्यों की संख्या कितनी है? तो आप कहोगे सर 4 हैं। और आगे कहता है क्वेश्चंस कि राजशेखर की कथा वस्तु से प्रेरित संगीतिका कौन सी है? तो उर्वशी है। राजशेखर की कथा वस्तु से प्रेरित संगीतिका आपका उर्वशी हो जाएगा। सेकंड लास्ट क्वेश्चंस देखिएगा, कहता है मेनका, उर्वशी और रंभा किसका पात्र है? तो यह उर्वशी का है। उर्वशी आया, उर्वशी का पात्र है। ठीक है, और आखिरी क्वेश्चन है मेघगीत किसकी कृति है? मेघगीत, तो भाई साहब ये आपका जो है जानकी वल्लभ शास्त्री की कृति है। मेघगीत किसकी कृति है? जानकी वल्लभ शास्त्री की। तो कुल मिलाकर ये साइंस वालों और कॉमर्स वालों से 2023 में पूछा गया क्वेश्चंस था। मैंने 50 क्वेश्चंस का यहां पर 100% सही आंसर बता दिया है। आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लो, कान में एयरफोन लगा के बार बार सुनिए, अच्छे तरीके से आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, अगर ये सारे प्रश्न याद हो जाते हैं तो आपको देखने को मिलेगा कि लगभग 10 क्वेश्चंस तो आपको, या 10 नहीं तो 5 से 6 क्वेश्चंस तो जरूर देखने को मिलेगा। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे रचना जो कि पूछा जाता है बार बार एग्जाम में। तो ये आपका आज का क्लास था। अगर क्लास आपको हेल्पफुल लगी है, एक बार आप लोग कमेंट में बताइए कि आज की क्लास आपको कैसी लगी फटाफट से। अगर क्लास आपको हेल्पफुल लगती है, चैनल पर नए सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। ठीक है, अपने सभी दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि सारे बच्चे टाइम से क्लास ज्वाइन कर सके, अच्छे से तैयारी कर सके और बढ़िया से बढ़िया मार्क प्राप्त कर सके। ठीक है, और सेशन को एक बार लाइक कर दीजिएगा क्योंकि हर लाइक मोटिवेट करता है। विशेष अगली क्लास में आप लोगों से मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।